गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पर। गाइस, आज की ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो आपको वर्ब्स पता होंगे ना, वर्ब्स के क्या फॉर्म होते हैं, उसे कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, ये सब आपको पता होगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा। जैसे कि आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, वो कहाँ से है कहाँ से नहीं है, ये सब उसके बारे में आप पूछते हो। तो वर्ब्स भी एक, मान लीजिए वर्ब्स भी आपका फ्रेंड है, तो आपको अपने फ्रेंड के बैकग्राउंड के बारे में तो जानना पड़ेगा ना, कि वर्ब्स आखिर है क्या, उसके टाइप्स क्या है, वो कहाँ पर क्या नाम रहता है। ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से 99% स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपको ये वीडियो ज़्यादा यूट्यूब में देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, तो आप दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहले आप वीडियोस को पूरा देख लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपको समझ में आता है या नहीं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वर्ब। आज मैं आपको वर्ब्स की बहुत सारे जड़, उसके बेसिक चीज़ों को कवर करवाने वाली हूँ। तो डेफिनेशन ऑफ वर्ब। A verb is a word used to show an action, state, प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ थिंग्स। देखिए, आपको तो पता होगा कि वर्ब क्या शो करता है, हमारे एक्शन को शो करता है, स्टेट को शो करता है, प्रोसेस को शो करते हैं, कंडीशंस को शो करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, गो मतलब जाना, ईट मतलब आना, इज मतलब है, वॉज मतलब था, सिंग मतलब गाना, रन मतलब दौड़ना, हैव मतलब पास होना, नो मतलब जानना, वॉच मतलब देखना, सर्च मतलब खोजना, बीट मतलब पीटना, सिंक मतलब डूबना। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब देखते हो ना, ये भी आपका वर्ब है। ओके, लेकिन कौन से वर्ब है, क्या है, वो सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये तो क्लियर है, ये आपको पता है कि वर्ब्स क्या होते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। जाओ, अगर जाओ किसी को बोलना होगा तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप फटाफट पहले मेरे साथ बनाते हुए चलो। आपको पहले क्या आता है क्या नहीं आता है वो पहले आप देख लो, उसके बाद आप आगे सीख लेना। तो जाओ अगर आपको बोलना होगा तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप बोलोगे गो। जाओ का मतलब होता है गो। अगर बोलना हो तुम रोते हो, तुम रोते हो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप मेरे साथ लिखते हुए चलो, ये सब आपको पता होंगे, आप मेरे साथ लिखते हुए चलो। आज देखो कि आज मैं इस वीडियो में आपको क्या सिखा रही हूँ। तो तुम रोते हो, इससे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू वीप। यू वीप, तुम रोते हो, यू वीप। वह दौड़ती है, वह दौड़ती है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सी रन्स। वह दौड़ती है, सी रन्स। लड़कियां गाना गा रही है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? लड़कियां गाना गा रही है, हम बोलेंगे द गर्ल्स। मेरे साथ बनाते हुए चलिए, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। लड़कियां गाना गाती है, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं नहीं जानता हूँ, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई डोंट नो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। कीमत बहुत अधिक है, तो क्या बोलोगे? कीमत बहुत अधिक है, आप बोलोगे द कॉस्ट इज वेरी हाई। द कॉस्ट इज वेरी हाई। अब ये सारे सेंटेंसेस तो हम लोगों ने बना लिया। अब आप बताइए इसमें वर्ब क्या है? अभी आपने वर्ब देखा ना, वर्ब क्या है। अब इन सारे वर्ड में वर्ब क्या है ये बताइए। पहले गो, गो हमारा वर्ब है। वीप, वीप हमारा वर्ब है। रन्स, रन्स हमारा वर्ब है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। सिंगिंग हमारा वर्ब्स है। आर भी हमारा वर्ब्स है। डू भी हमारा वर्ब्स है। नो भी हमारा वर्ब्स है, और इज भी हमारा वर्ब्स है। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देख लिया वर्ब के। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखिए वर्ब्स के अब कैसे कैसे वर्ब्स होते हैं, कहाँ पर कैसे वर्ब्स लगते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए वर्ब्स का क्या कार्य है, सेंटेंसेस में वर्ब्स का यूज़ क्यों किया जाता है। पहला हमारा कंडीशन है क्रिया, यानी कि वर्ब। क्रिया मतलब होता है वर्ब, से हमें किसी पर्सन या थिंग्स द्वारा किसी कार्य यानी कि एक्शन को करने का बोध होता है। मतलब कोई पर्सन है, कोई आदमी हो या वस्तु हो, वो क्या कार्य कर रही है ये हमें वर्ब से पता चलता है। जैसे द मैन कुक्स, मैन क्या कर रहा है?
खाना बना रहा है। तो अगर कुक्स नहीं रहता तो हमें पता चलता कि ये आदमी क्या कर रहा है, नहीं पता चलता। तो वर्ब से हमें क्या पता चला कि ये जो आदमी है वो क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। उसी तरह से सी इज़ रनिंग, अगर रनिंग यहाँ पे नहीं रहता तो हमें पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है, दौड़ रही है। तो रनिंग हमें ये बताया कि वो लड़की क्या कर रही है, दौड़ रही है। ठीक है, तो पहला तो वर्ब हमें बताता है कोई वस्तु या कोई थिंग्स क्या मतलब कोई कार्य करने का बोध कराता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, वर्ब से हमें ज्ञात होता है कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या होता है या क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द टॉय इज़ ब्रोकन। अब ये जो वस्तु है या कोई व्यक्ति के साथ क्या हुआ, ये खिलौने के साथ क्या हुआ, टूट गया। तो अगर ब्रोकन नहीं यहाँ पर रहता तो आपको पता चलता खिलौने के साथ क्या हुआ है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए ब्रोकन हम लोगों ने लगा दिया तो हमें ये पता चल गया कि वो खिलौना टूट गया है। ओके, नेक्स्ट है मनी इज़ अर्नड, मनी कमाया जाता है। ओके, तो मनी कमाया जाता है, अगर यहाँ पर अर्न नहीं रहता तो आपको पता चलता कि मनी कैसे होता है। यहाँ पे अर्न आया, इसी से तो हमें पता चला कि मनी कमाया जाता है। तो दो आपको समझ में आ गया। चलिए थर्ड तरह के देखते हैं। थर्ड देखिए, वर्ब से हमें किसी व्यक्ति की दशा या स्थिति का पता चलता है। अब वो व्यक्ति की क्या दशा है, क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन में है, वो हमें पता चलता है वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज सैड, अगर सैड नहीं रह सैड यहाँ पर नहीं सॉरी इज़ यहाँ पे नहीं रहता तो आपको पता चलता कि वो प्रेजेंट में उसकी स्थिति क्या है क्या नहीं है। ये आपका सैड वर्ब नहीं होता है, सैड वर्ब होता है क्या, नहीं, सैड वर्ब नहीं रहता है। इज़ हमारा यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो इज़ नहीं रहता तो आपको ये पता चलता कि वो जो लड़का उदास है वो कब उदास है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो उसकी स्थिति कब की है, प्रेजेंट की है। तो ये हमें कौन बताया, इज़ ने बताया। राजू वॉज पुअर, तो यहाँ पे राजू कब गरीब, यहाँ पर राजू गरीब था। अगर वॉज नहीं रहता तो आपको पता चलता कि राजू कब गरीब था, प्रेजेंट में था, पास्ट में प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, आपको नहीं पता चलता। तो यहाँ पे वॉज हमने लगा दिया तो इसकी स्थिति का पता चल गया कि ये कब गरीब था, पास्ट में। ओके, फोर्थ देखिए, वर्ब से हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर अधिकार का बोध होता है। यानी कि वर्ब आपको ये बताता है कि किसी वस्तु पर आपका अधिकार है या नहीं। जैसे ही हैज़ अ बिग पैलेस, ही हैज़ अ बिग पैलेस, तो हैज़ यहाँ पे नहीं रहता तो आपको पता चलता है कि आप उसके पास है या नहीं है। हैज़ का मतलब क्या होता है, हैज़ का मतलब ही तो होता है पास होना। तो अगर हैज़ यहाँ पे नहीं होता तो आपको पता चलता कि उसके वो जो पैलेस है उसका अधिकार है या नहीं उस पैलेस पर। यहाँ पर हुआ ना कि उसके पास एक बड़ा पैलेस है तो उसके पास बोले, अगर हैज़ ही नहीं रहता तो हमें पता नहीं चलता कि उसके पास है या नहीं है ना। नेक्स्ट, इट इज़ माई बाईसाइकिल, तो यह मेरी बाईसाइकिल है। ये नहीं रहती, इज़ नहीं रहती तो प्रेजेंट में ये बाईसाइकिल आपकी है या नहीं है ये पता नहीं चलता। तो इट से हमें ये पता चला कि ये बाईसाइकिल है। ओके, ये बाईसाइकिल है, इज़ से पता चला कि ये प्रेजेंट में है। ओके, तो ये आपकी 4 कंडीशन है जिससे आप वर्ब्स का पता कर सकते हैं कि वर्ब्स का क्या कार्य है आपके सेंटेंसेस में। ओके, चलिए आगे अब देखते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ब्स है ना, वर्ब्स के टाइप होते हैं, उसके काइंड्स होते हैं। वर्ब्स के 4 टाइप होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसे सक्रमक क्रिया कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अक्रमक क्रिया, लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बात एक ही होते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको ये चारों अब टाइप हम देखेंगे, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग, चारों टाइप्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इससे पूरे जड़ से सीखेंगे। बाय चांस अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये जो वर्ब आपने यूज़ किया ना ये कौन से वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है या लिंकिंग वर्ब है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव क्या होते हैं। आप बोलोगे हमें टीचर ने सिखाया ही नहीं है। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ। चलिए सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं यानी कि सक्रमक क्रिया को देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सेंटेंसेस में। सो गाइस देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचानना कैसे है। अ वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जिस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट रहता है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह पत्र लिख चुकी है, शी हैज़ रिटन अ लेटर। तो ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का तरीका है कि उसमें आपका ऑब्जेक्ट रहता है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। तो ये अ लेटर आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए डेफिनेशन में देखिए कि उसके साथ ऑब्जेक्ट आपका रहता है, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब रहता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस हम भी फ्रेम करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप इस सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे? मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप बोलोगे आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। तो यहाँ पे जो आपने माई वर्क यूज़ किया ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, ये जो डूइंग आपने यूज़ किया ना, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, तुम उसे नहीं जानते हो। और एक तरीका मैं बताने वाली हूँ ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने की। ओके, तो पहले ये देख लीजिए, सेंटेंसेस को फ्रेम कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तुम उसे नहीं जानते हो, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, जो आपको आते हैं आप बनाते हुए चलो। आप बोलोगे यू डोंट नो हिम, यू डोंट नो हिम। तुम उसे नहीं जानते हो, यू डोंट नो हिम। ओके, नेक्स्ट है, लड़की कमरा साफ कर सकती है। लड़की कमरा साफ कर सकती है, तो आप बोलोगे द गर्ल कैन क्लीन द रूम। क्लीन द रूम, लड़की कमरा साफ कर सकती है, द गर्ल कैन क्लीन द रूम। तो ये हम लोगों ने कर लिया ना। अब एक शॉर्टकट बताती हूँ। देखिए अब तो ये आपको पता चल गया, जिसके साथ ऑब्जेक्ट रहते हैं वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। सॉरी, यहाँ पे रूम होगा, मैंने क्लीन लिख दिया, यहाँ रूम होगा। ओके, तो ये बात क्लियर है कि जिसके साथ आपकी आती है ऑब्जेक्ट वो होते हैं आपके ट्रांजिटिव वर्ब। और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं? जब आपका कोई सवाल क्या या किसे से पूछा जाता है, क्या या किसे। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस, वह पत्र लिख चुकी है, वह क्या लिख चुकी है, इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं पहचानने का तरीका है जब आप क्या या किसे से सवाल करोगे और जो आपका आंसर आएगा वो आंसर ही आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने पूछा वह पत्र लिख चुकी है, मुझे पता नहीं होगा कि वह क्या लिख चुकी है, तो मैं सवाल करूंगी कि वह क्या लिख चुकी है, तो आप बोलोगे पत्र। तो ये देखिए पत्र आया ना, अ लेटर, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट भी देखिए, नेक्स्ट भी निकालते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से बोल सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपना काम, माई वर्क। आया ना आंसर, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तुम उसे नहीं जानते हो, तुम किसे नहीं जानते हो, तुम किसे नहीं जानते हो, किसे से आपका सवाल आया, आंसर क्या आएगा, उसे। उसे यानी कि हिम, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लड़की कमरा साफ कर सकती है, लड़की क्या कर सकती है, लड़की क्या कर सकती है, लड़की क्या साफ कर सकती है, तो आप बोलोगे कमरा, यानी कि द रूम, यानी कि आंसर आया आपका द रूम, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहचानने का तरीका आपको पता चल गया। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने का तरीका यही है। तो जब भी आप सेंटेंस बनाओगे और जब क्या और किसे से आपका जो जवाब निकलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, और जिसका जवाब क्या और किसे से नहीं आता है मतलब वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब देख लिया, अब हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि असक्रामक क्रिया। अ वर्ब विच हैज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट ऑपोजिट है, इसमें इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। एग्जाम्पल, वह हंसेगा, सॉरी यहाँ पे वह नहीं, राज हंसेगा। ठीक है, यहाँ पर राज कर देते हैं, राज हंसेगा, तो हम इसकी इंग्लिश बोलेंगे राज विल लाफ, राज विल लाफ। तो यहाँ पे क्या करके कोई सवाल आ रहा है क्या, यहाँ पे क्या करके आप सवाल कर सकते हो, राज हंसेगा, राज क्या हंसेगा, ऐसा कोई सवाल तो नहीं निकल रहा, यानी कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट फिर आपको समझ में आ जाएगा। तुम मुस्कुरा सकते हो, तुम मुस्कुरा सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू कैन स्माइल, यू कैन स्माइल, तुम मुस्कुरा सकते, यू कैन स्माइल। ओके, तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो ऐसा आप नहीं बोल सकते, स्माइल आपका वर्ब है। ओके,
स्माइल आपका वर्ब है। नेक्स्ट है वह रो रहा है, वह रो रहा है, हम बोलेंगे ही इज वीपिंग, ही इज वीपिंग। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सेंटेंसेस को थोड़ा सा पलट देती हूँ, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। मैं बोलूँ वह रो रहा है, ही इज वीपिंग, मैं बोलूँगी वह कल से रो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कल मैंने ऐड कर दिया, वह कल से रो रहा है, तो ही वॉज वीपिंग यस्टरडे मैंने लगा दिया, ठीक है, यस्टरडे। अब ये सवाल आप क्या और किसे से पूछ सकते हो, बताइए, क्या या फिर किसे से इसका ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। वह क्या रो रहा है, इससे क्या यस्टरडे आया, आंसर में आया। ये सवाल को अगर आप पूछोगे तो इस तरह से, वह कब से रो रहा है, आप ऐसे सवाल बोलोगे ना, तो कब से यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, यस्टरडे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। तो दो टाइप देख लिए, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। इसके डिफरेंस को देख लेते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के थोड़े डिफरेंस को देख लेते हैं, ठीक है, एक साथ देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ ट्रांजिटिव है, यहाँ इंट्रांजिटिव है। आई विल टीच यू, मैं क्या करूँ, मैं पढ़ाऊँगी, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, मैं किसे पढ़ाऊँगी, तुम्हें, तो यू जो आया ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द चाइल्ड वीप, बच्चा रो रहा है, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ओके, सी कैन विन द गेम, सी कैन विन द गेम, वह क्या जीत सकती है, गेम, वह क्या जीत सकती है, गेम, तो गेम आपका ऑब्जेक्ट है। यू डोंट स्माइल, तुम स्माइल नहीं कर तुम स्माइल नहीं करते हो। ओके, वी शैल बाय अ बस, दे आर नॉट स्विमिंग, दे ओपन द बॉक्स, गगन वॉज कमिंग, द किंग किल्ड द लायन, गीता कैन डांस। इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप इन सबके हिंदी ट्रांसलेट कीजिएगा और देखिएगा क्या और किसे से जो आपका ऑब्जेक्ट निकलेगा, जो क्या और किसे से जो आपका सवाल निकलेगा ना, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो क्या और किसे से नहीं निकल रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। चलिए अब थर्ड टाइप देखिए। थर्ड टाइप क्या है हमारे, लिंकिंग वर्ब। थर्ड टाइप थे ना हमारे लिंकिंग वर्ब। उसके डेफिनेशन को देखिए, वह क्रिया जो वाक्य में सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर आदि लिंकिंग वर्ब है। यह वर्ब टू बी की फॉर्म है। अब टू बी से इनका ओरिजिन हुआ है, ये तो मैंने कई बार आपको बताया है, राइट। टू बी से इनका ओरिजिन हुआ है, ये बात मैंने कई बार बताया है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर कहाँ जहाँ भी आते हैं आप समझ जाना कि इसकी ओरिजिन जो हुआ है, मतलब इसकी उत्पन्न, इसका जन्म हुआ है टू बी से। ओके, तो इस सेंटेंसेस का कहने का इसका डिफिनेशन ये था कि ये सेंटेंसेस में कॉम्प्लीमेंट है। जैसे एग्जांपल देखिए, द मैन इज़ अ डॉक्टर, द मैन इज़ अ डॉक्टर, अगर इज़ हटा दूँ तो मैन, डॉक्टर, कोई सेंटेंस बन रहा क्या, नहीं। इज़ आया तब हमें पता चला कि वो मैन एक डॉक्टर है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट से, उसके स्वभाव से परिचित करवा रहा कौन, ये हमारा इज़ लिंकिंग वर्ब। इज़ अगर हम लोग हटा देते हैं तो सेंटेंस ज्वाइन नहीं हो पाएगा, ये सेंटेंस एक दूसरे से ज्वाइन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग इज़ लिंकिंग वर्ब को ऐड कर दिए, तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, द मैन इज़ अ डॉक्टर, वह मैन एक डॉक्टर है। ओके, सोहन वॉज अ ड्राइवर, वॉज नहीं रहता तो सोहन ड्राइवर, क्या कनेक्शन है दोनों का ये पता नहीं चलता, तो यहाँ पर वॉज लगा दिए तो हमें ये पता चल गया कि सोहन एक ड्राइवर था। ओके, योर सिस्टर आर बिजी नाउ, यहाँ पर आर नहीं रहता तो बिजी और सिस्टर का क्या कनेक्शन रहता हमें पता नहीं चलता, लेकिन आर लगा दिए तो हमें ये पता चल गया कि तुम्हारी सिस्टर अभी बिजी है। ओके, आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर, अगर एम नहीं रहता तो आई और योर इंग्लिश टीचर ये सब नहीं समझ में आता, ठीक है, तो एम लगा दिए तो हमें ये पता चल गया, ये सेंटेंसेस का कनेक्शन पता चल गया कि मैं आपकी एक नई इंग्लिश टीचर हूँ। ओके, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम होता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर उसके शब्द को, उसके कॉम्प्लीमेंट को निखारता है। ओके, तो लिंकिंग वर्ब आपको समझ में आ गया। अब थे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ये ऑक्सिलरी और मेन दो तरह के होते हैं। आपने मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने आपको सिखाया था ना वर्ब की क्लास में, आपको याद होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब ये इसके भी टाइप होते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको 4 टाइप मैंने बताया था ना, वर्ब्स की 4 टाइप होते हैं।
यहाँ वर्ब्स की 4 टाइप हम लोगों ने किया था, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हम लोगों ने कर लिया, इंट्रांजिटिव वर्ब कर लिया, लिंकिंग वर्ब कर लिया। अब हम 4 टाइप ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में गए हैं। ठीक है, तो इसे जानने से पहले इसके और गहराई में हम थोड़े जाते हैं। ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, 2 वर्ब होते हैं। मेन वर्ब के 2 टाइप होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब के भी 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो पहले हम मेन वर्ब के 2 टाइप को देख लेते हैं कि ये मेन वर्ब के 2 टाइप क्या हैं। ओके, पहला टाइप हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब। पहला टाइप है फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है, a verb that change its forms according to the subject, number and tense is called a finite verb. वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट आएगा, जो टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब चेंज हो जाता है। वो वर्ब्स आपकी फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे ही रन्स, यहाँ पे देखिए सारे सेंटेंसेस में आपका एक ही वर्ब लिखा हुआ है, रन 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 रन, लेकिन सबके फॉर्म्स चेंज हो गए हैं। यहाँ पे रन आपका रन्स बन गया, यहाँ पे रनिंग हो गया, यहाँ पे फिर रन हो गया, यहाँ रैन, यहाँ रनिंग। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि ये आपका ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसीलिए वर्ब का 5th फॉर्म आ गया। ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर तो था, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था, इसीलिए यहाँ पर रनिंग आ गया। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का था, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, तो ये वर्ब की 3rd फॉर्म के रूप में यहाँ आ गया। रन आपका पास्ट सिंपल के रूप में वर्ब की 2nd फॉर्म के रूप में आ गया, और यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यू चलता है तो वर्ब की 4th फॉर्म में आ गया। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल ली, ये अपना टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल ली, ये भी अपना सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल लिया, ये भी अपना टेंस के अकॉर्डिंग रूप बदल लिया, ये भी अपना टेंस के अकॉर्डिंग रूप बदल लिया। तो जो अपने हिसाब से अपने वर्ब्स और टेंस, अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपने वर्ब्स के फॉर्म को बदल लेता है, वो वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी कि ये जो रन, रनिंग, रन, रैन, रनिंग जो है ना, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार यस लिख दीजिएगा, क्लियर है तो यस लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट समझिए, उसके बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर और टेंस। वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलती है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखिए, उसमें हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब में हम लोगों ने ये देखा था कि वो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज कर लेती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट जिसमें अपना रूप चेंज कर लेती है, नहीं करती है, अपना रूप चेंज नहीं करती है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक रीडिंग। पहले इसमें क्या एक जैसा है वो देखिए, रीडिंग, 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 ये 3, पहले ये 3 को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग है, तीनों क्या अपना फॉर्म चेंज कर लिया। यहाँ हम बात किए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, यह आपका पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट ही बोलिए। ठीक है, तो ये सारा टेंस तो अलग है, लेकिन क्या ये आपका रूप बदला है? क्या रीडिंग ने आपका अपना रूप बदला है? नहीं बदला है। तो ये जो रीडिंग आपको दिख रहा है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन वहीं पर देखिए, लाइक, लाइक्स, लाइक्ड, लेकिन ये तीनों ने अपना टाइम, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल लिया है, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है। तो ये तीनों आपका फाइनाइट वर्ब है, और ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, NF यानी कि नॉन फाइनाइट। समझ में आ गया ना, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें भी देखिए, आई वॉन्ट टू गो, सी वॉन्टेड टू गो, यहाँ पर गो आपका चेंज हुआ है? नहीं हुआ है, बल्कि ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, ये आपका पास्ट सिंपल का है, लेकिन इसमें गो अपना रूप चेंज नहीं किया है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और वांट और वांटेड अपना रूप चेंज कर लिया है अपने टेंस के अकॉर्डिंग, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ओके, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है आप दोबारा देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई टॉपिक हम नया सीखते हैं तो एक बार में समझना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप 2 बार देख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के भी टाइप होते हैं। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब हो उसके टाइप होते हैं
इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली इन्फिनेटिव होती है। पार्टिसिपल यानी कि जिसकी एंडिंग ईडी एंडिंग होती है किससे, ईडी से। जिरेंड यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी रहती है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, आई वॉन्ट टू रन देयर, तो यहाँ पर देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, इसलिए इनफाइनेटिव है। ओके, सीइंग हिज फादर ही रैन अवे, तो यहाँ देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ एज अ सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, राइट। यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो ये आपका जिरेंड हो गया। दे शो अ वंडरफुल वंडेड वर्ड, तो वुंडेड वर्ड यहाँ पर देखिए इसकी एंडिंग ईडी से हुई है, तो ये आपका पार्टिसिपल हो गया। इससे बेस्ट मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। आप कमेंट करते हो तो मैं इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरेंड पर बेस्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन आप कमेंट में बोलते हो तो ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गए, मतलब इसके मैंने बस एग्जाम्पल्स दे दिया क्या क्या कैसे होते हैं। चलिए, अब मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप के थे ना, तो मेन वर्ब के तो नॉन फाइनाइट और फाइनाइट हम लोगों ने देख लिया। अब ऑक्सिलरी वर्ब को ध्यान दीजिए। The verb which help in forming the tense of the main verb is called the auxiliary verb। मतलब ये किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। देखिए, the man is working hard, the man is working hard, मतलब इस सेंटेंसेस में आपका ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपका यहाँ पर is नहीं रहता तो the man working hard, क्या समझ में आता है? man working hard, क्या रिश्ता है इसका? ये सेंटेंसेस क्या प्रॉपर सेंटेंस बन पाते? प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन पाते, तो इज ने आपका ये सेंटेंस को एक प्रॉपर सेंटेंस बना दिया, तो इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ओके, यानी कि जो आपको, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना, जो सेंटेंसेस में आपको हेल्प करने में मदद करता है। हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया कहते हैं, यानी कि जो सेंटेंसेस को बनाने में सहायक होता है, सहायता करता है, हेल्प करता है, वही आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। तो श्याम हैज़ ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, तो यहाँ पर अगर हैज़ नहीं रहता तो हमें ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ओके, उसी तरह से दे विल प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस, तो विल के बिना ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। वी वर वॉचिंग अ मूवी इन द सिनेमा हॉल, तो वर के बिना ये आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है। गौरी कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब कैन हो गया। ये कैन आपका ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इसे मॉडल वर्ब भी कहते हैं ना। अब देखिए, अब वो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाती हूँ। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसके भी टू टाइप होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना ऑक्सिलरी वर्ब के टू टाइप होते, देखिए यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब के टू टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स ऑक्सिलरी। अब इस पर ध्यान दीजिए, मैंने बोला था ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा ज़रूर देखिएगा। तो पहले फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं टू बी, टू डू, टू हैव, यानी कि बी डू हैव। ये वर्ब वाले कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाया था ना, तो उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं, बी डू हैव, जिसे प्रेजेंट में बी से उत्पन्न हुआ है इज एम आर और पास्ट में बी से उत्पन्न हुआ है वॉज वर। ठीक है, मतलब इससे निकला है। बी में प्रेजेंट में हम लगाते हैं इज एम आर और बी का पास्ट फॉर्म हो जाता है वॉज वर। अगर डू का देखें तो डू का प्रेजेंट फॉर्म होता है डू डज और पास्ट फॉर्म होता है डिड। हैव का प्रेजेंट फॉर्म होता है हैज़ हैव और पास्ट फॉर्म होता है हैव। तो ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। यही सब तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हो ना, इससे क्या ज़्यादा कुछ होता है? इससे कोई ज़्यादा नहीं होता है। ओके, चलिए अब देखिए, अब ऑक्सिलरी के सेकेंड टाइप थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसे भी तो सीखना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल्स में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये सब तो पता है ना आपको। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, शुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें क्या क्या, ये सेंटेंसेस में क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसे अंडरलाइन करते हैं। आप बताइए क्या क्या इसमें मॉडल वर्ब आपको नजर आ रहे हैं। यू कैन जंप, इसमें मॉडल वर्ब क्या है? कैन। वी कुड नॉट कम यस्टरडे, यहाँ पे आपका क्या है मॉडल वर्ब? कुड। कुड आपका मॉडल वर्ब है। इट मे रन टू नाइट, यहाँ पर आपका क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? मे है। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? मस्ट। वी शुड टेक अ बाथ डेली, तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? शुड। तो ये हमारे थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
तो यही हमारे वर्ब्स के कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको ये वर्ब्स के कॉन्सेप्ट सीखने में अच्छा लगा होगा, कुछ नया हम लोगों ने आज सीखा। तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है कि नॉन फाइनाइट क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या होता है, ये सब क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारी इंग्लिश का बेस ही अगर हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम अच्छी इंग्लिश कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, तो ये ज़रूर क्लियर कीजिएगा। चलिए, अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। अब वर्ब्स तो आपको आता है ना, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसके वर्ब्स के फॉर्म लिखने हैं। फर्स्ट फॉर्म तो लिखा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। इसके फॉर्म्स लिखिए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले है बुझाना। कैंडल वगैरह बुझाते हैं ना, तो उसे बुझाना यानी कि फूंक मार के बुझाना, उसे कहते हैं हम टू ब्लो आउट। ये हमारा बेस फॉर्म है, ठीक है, ये हमारा बेस फॉर्म है। अगर आपसे कोई बोलता है बुझाना की बेस फॉर्म क्या होगी, आप क्या बोलोगे? आप बोलना टू ब्लो आउट। सिर्फ ब्लो आउट मत बोलना, टू ब्लो आउट बोलना। ओके, अगर आप इसकी फर्स्ट फॉर्म को देखने जाओ, फर्स्ट फॉर्म बुझाना यानी कि ब्लो आउट, ठीक है। यहाँ भी टू का यूज आप कर सकते हो। बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एक ही होता है। ओके, सेकेंड फॉर्म की बात करो तो ब्लो आउट का हो जाता है ब्लू आउट, ब्लू आउट हो जाता है। ओके, BLEW, ब्लू आउट। अगर आपको जो वर्ब पता होंगे ना, आप मेरे साथ टाइप करते हुए चलना, इससे आपको पता चल पाएगा कि आपको कितने वर्ब्स आते हैं, कितने नहीं आते हैं, और जो नहीं आते हैं वो आपके डिक्शनरी में नए वर्ड इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, अगर थर्ड फॉर्म आप देखने जाओ, ब्लो आउट का थर्ड फॉर्म हो जाता है ब्लोन आउट, ब्लोन आउट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखिए, अगर आपको वर्ब फॉर्म की याद करने की ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो वो मैंने बना रखी हूँ। आप वीडियो सेक्शन में जाओगे ना, वहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म को याद करने की ट्रिक वाली वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आपको ये पता चल पाएगा कि कौन से वर्ब्स को कैसे बनाया गया है, कहाँ पर ED लगता है, कहाँ पर EW लगता है, ये आपको उसमें पता चल पाएगा। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितना आता है, ठीक है। बुझाना यानी कि ब्लो आउट, सेकेंड फॉर्म ब्लू आउट यानी कि बुझाया, सेकेंड फॉर्म में यूज करेंगे। ब्लोन आउट यानी कि बुझा दिया है, कोई काम कर दिया है, बुझा दिया है, यानी कि ब्लोन आउट। सेंटेंसेस देखिए, एक एक सेंटेंसेस है, सबके एक एक सेंटेंसेस है अलग अलग टेंसेस के हिसाब से। मैंने मोमबत्ती को बुझाया यानी कि आपने पास्ट में बुझाया, आपने बुझा दिया है और मुझसे आगे कह रहे हो कि मैंने मोमबत्ती को बुझाया, यानी कि पास्ट में वो बीत चुका है, यानी कि सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई ब्लू आउट द कैंडल, आई ब्लू आउट द कैंडल। मैंने मोमबत्ती को बुझाया, आई ब्लू आउट द कैंडल। ओके, मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत सारे वर्ब्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारा फटना, गुब्बारा वगैरह का फटना। फटना को बोला जाता है टू बर्स्ट, टू बर्स्ट, आर साइलेंट होता है, ठीक है, टू बर्स्ट, बर्स्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, टू बर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम इसे यूज करते हैं, तो फटना यानी कि बर्स्ट। इसके सेकेंड फॉर्म अगर आप देखने जाओ तो सेकेंड फॉर्म भी सेम होते हैं, बर्स्ट ही होते हैं, और थर्ड फॉर्म भी हमारा बर्स्ट ही होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। मैंने गुब्बारे को फोड़ दिया, अगर आपको बोलना मैंने गुब्बारे को फोड़ दिया यानी कि आपने इसे पास्ट में फोड़ दिया, तभी तो आपके मुझे बता रहे हो, तो इसमें भी सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। हम बोलेंगे आई बर्स्ट द बलून, आई बर्स्ट द बलून, यानी कि मैंने गुब्बारे को फोड़ दिया, आई बर्स्ट द बलून। या फिर आप इसे बोल सकते हो कि वो गुब्बारों को फोड़ देता है, वह गुब्बारों को फोड़ देता है, तो आप बोल सकते हो ही बर्स्ट द बलून। एस लगा देना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कर देना। ओके, चलिए देखिए, अगर आप इसके फर्स्ट फॉर्म में देखने जाओ तो बर्स्ट, सेकेंड फॉर्म बर्स्ट, थर्ड फॉर्म बर्स्ट, फोर्थ फॉर्म बर्स्टिंग, ING विद वर्ब। ओके, और फिफ्थ फॉर्म बर्ड्स, एस लगा देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नीचे झुकना। नीचे झुकना यानी कि किसी को रिस्पेक्ट देते हैं या फिर किसी के सामने नजरें झुका लेते हैं ना, तो ऐसे झुकना को हम बोल सकते हैं बो डाउन, टू बो डाउन, बेस फॉर्म हो गया, ठीक है। तो किसी को इज्जत देने के लिए आप उसके सामने झुकते हो ना, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो टू बो डाउन। नीचे झुकना यानी कि बो डाउन, किसी को रिस्पेक्ट देते हुए, किसी को सम्मान देते हुए झुकना। ओके, इसके अगर सेकेंड फॉर्म के देखने जाओ तो इसके सेकेंड फॉर्म में ED लग जाएगा, तो हम बोलेंगे बोड डाउन, बो डाउन का हो जाएगा बो डाउन।
थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बोर्ड डाउन। ओके, बो डाउन, बो डाउन, बो डाउन। हमें बड़ों के सामने झुकना चाहिए, ये अच्छी बात है। हमें बड़ों के सामने झुकना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, ये अच्छी वाली एडवाइस है ना, अच्छी वाली एडवाइस है, मोरल ऑब्लिगेशन है, तो ऑट टू का यूज कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं, ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे वी ऑट टू बो डाउन, वी ऑट टू बो डाउन बिफोर आवर एल्डर्स। अब यहाँ पर देखिए, आप बोलोगे मैम बिफोर का यूज तो हम पहले के सेंस में करते हैं, तो गाइस के सामने के लिए आप इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने प्रीपोजिशन 1.5 घंटा की वीडियो जब बनाया था, वहां पे मैंने ये बताया था आपको। बिफोर का यूज के सामने के सेंस में भी होता है और के पहले के सेंस में भी होता है। मैंने प्रीपोजिशन की काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हूँ, तो अगर आपको प्रीपोजिशन में डाउट होते हैं या आर्टिकल्स में डाउट होते हैं तो उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको 100% सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, वी ऑट टू बो डाउन बिफोर आवर एल्डर्स, यानी कि हमें अपने बड़ों के सामने झुकना चाहिए। ठीक है, इज्जत देते हुए। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट है हमारा चिल्लाना। चिल्लाना को क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म क्या होता है? टू साउट, जिसे फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। तो चिल्लाना यानी कि टू साउट, चिल्लाना टू साउट। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म क्या होगा? चलिए आप लोग भी बनाइए, आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। ऐसे वर्ब्स आपको बहुत सारे अभी मिलने वाले, ठीक है, और सभी के सेंटेंसेस भी दूंगी ताकि आप इसे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना वो भी पता कर पाए। इसके सेकेंड फॉर्म में ईडी लगा देंगे, हो जाएगा हमारा साउटेड। टू साउट, साउटेड, साउटेड। ठीक है, टू साउट, साउटेड, साउटेड। लेट घर आने के लिए पापा ने मुझ पर चिल्लाया, लेट घर आने के लिए पापा ने मुझ पर चिल्लाया, तो हम कैसे बोलेंगे? चिल्लाया, पास्ट में चिल्लाया की बात कर रहे हैं, यानी कि साउटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। हम बोलेंगे फादर, फादर shouted, father shouted at me, father shouted at me for coming, आने के लिए for का यूज करेंगे, और आना यानी कि कम। for हमारे प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में आता है, ये आप लोगों को पता है। for coming home late, इसे और एक तरीका से आप बना सकते हो, इसे और एक तरीका से बना सकते हो। पहला तो तरीका है फादर शाउटेड एट मी फॉर कमिंग होम लेट, या फिर आप बोल सकते हो फादर शाउटेड एट मी टू कम लेट। अगर आप के लिए के सेंस में हम टू का भी यूज करते हैं, 4 और 2 के डिफरेंस वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्रीपोजिशन में मैंने 2 और 4 के डिफरेंस बताया है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 4 का यूज करते हो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, लेकिन 2 का यूज करते हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। अब आप बोलोगे मैम 2 भी तो प्रीपोजिशन होता है, तो गाइस 2 जब आप लगा देते हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो तो ये प्रीपोजिशन की तरह वर्क नहीं करता, ये टू इन्फिनेटिव की तरह वर्क करता है। ओके, इन्फिनेटिव की भी क्लास में मैंने बता रखा है। ठीक है, तो फादर शाउटेड एट मी टू कम लेट या फॉर कमिंग लेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये सब बहुत ही कॉमन चीज है, ये सब आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा आग में भूनना। आग में भूनना फिर या फिर फ्राई करना, ये सब अलग है। तवे पे भूनना या फिर आग में भूनना, ये दोनों अलग है। तो आग में भूनना की बात करोगे तो यूज करना टू रोस्ट, टू रोस्ट, ROAST, रोस्ट। ओके, आग में भूनना यानी कि रोस्ट, जैसा चिकन वगैरह आग में भूना जाता है ना, तो उसे रोस्ट किया जाता है। ओके, या फिर पाव रोटी या कोई कोई ऐसी बिस्किट होती है जिसे आग में भून कर बनाया जाता है, तो वहाँ पे रोस्ट वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, इसके सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईडी लग जाएंगे, ईडी विद वर्ब। देखिए, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में कौन से वर्ब सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब? रेगुलर, इरेगुलर क्या होता है? रेगुलर जिनमें ईडी लगता है, और इरेगुलर जिसके फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, जैसे ब्लो आउट, ब्लू आउट, ब्लोन आउट। इसके तीनों फॉर्म्स चेंज हो गए। जिसके 2 फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, 3 फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, वो हमारे इरेगुलर होते हैं, और जिसमें ईडी सिर्फ लग जाता है वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। तो ईडी वाले तो बहुत ही आसान होते हैं, और मजे की बात ये है कि इंग्लिश ग्रामर में 97% आपके रेगुलर वर्ब काम आएंगे, यानी कि ईडी विद वर्ब का काम आएगा आपको।
आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बुक रीडिंग करते हो, वहाँ पे देखना ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेगुलर वर्ब नजर आएगा, ईडी विद वर्ब वाले नजर आएंगे, ठीक है। और इर्रेगुलर वर्ब का बहुत ही 3% ही इर्रेगुलर वर्ब काम आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इर्रेगुलर वर्ब याद नहीं करना है, 3% भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो 3% के लिए मैंने ट्रिक बता रखी हूँ, अगर उस ट्रिक से अगर आप वर्ब्स की फॉर्म याद करते हो इर्रेगुलर वर्ब को, तो 100% सारे इर्रेगुलर वर्ब याद हो जाएंगे, ठीक है। तो रोस्ट का सेकंड फॉर्म रोस्टेड होता है, ये हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं, ईडी से काम चल जाता है, ठीक है। हम बोलेंगे रोस्टेड, रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड। जिसके सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाता है उसके थर्ड फॉर्म में भी लग जाता है, ये चीज अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी किसी में नहीं लगता है, जैसे आगे बताऊंगी, ठीक है। रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड। जैसे अगर आपको बोलना भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है, भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना रोस्टेड चिकन, रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस, रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस, मतलब भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है, रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुकरना, मुकरना, मुकरना यानी कि टू बैक आउट, टू बैक आउट, ओके। मुकरना यानी कि टू बैक आउट, मुकरना यानी कि बैक आउट, मतलब कोई वादे करके मुकर जाना, किसी के पैसे आपने ले लिया और देने टाइम आप मुकर गए कि मैंने तुमसे पैसे नहीं लिया था, तो मुकरना यानी कि बैक आउट। इसके सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएंगे? इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बैक्ड आउट, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बैक्ड आउट, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे बैक्ड आउट। आप लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि मैम आपका टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है और आप कहाँ पर पीडीएफ अपलोड करते हो, हम लोग को पीडीएफ भी चाहिए, तो गाइस इसकी भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो फटाफट जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। प्री इंग्लिश क्लासेस जो हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप सर्च करोगे प्री इंग्लिश क्लासेस तो आपको मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पर डे की पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, किसी में भी कोई डाउट नहीं रहेगा, आप यहाँ से सीख जाओगे और पीडीएफ से आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, देन 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगर आप ऑनेस्टी के साथ इसे फॉलो करते हो, पहले वीडियो देखो, समझो उसको, फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस करो बोल बोल कर, अगर ऐसे आप करते हो ना 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप 2-3 दिन ट्राई करके देखो ना आपकी कितनी इंप्रूव होती है, फिर आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ ना वो सच कह रही हूँ, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको कहना हो तुम अपने वादे से मत मुकरो, मुकरो, ओके, मुकरो, तुम अपने वादों से मत मुकरो, तो आप कैसे बोलोगे? अगर आपको बोलना तुम अपने वादे से मत मुकरो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना डोंट, डोंट बैक आउट, डोंट बैक आउट ऑन योर प्रॉमिस, ऑन योर प्रॉमिस। अपने वादे से मत मुकरो, तुम का यूज करो या ना करो, तुम अपने वादे से मत मुकरो, तो आप बोल सकते हो डोंट बैक आउट योर प्रॉमिस, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा खिलाना, खिलाना, जैसे मम्मी खाना खिलाती है ना, या फिर हम लोग जानवरों को कुछ खिलाते हैं, खिलाना को हो जाएगा टू फीड। खाना का ईट होता है लेकिन खिलाना का टू फीड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। टू फीड बेस फॉर्म है, तो खिला या खिलाना होगा, ओके। खिलाना को बोला जाता है टू फीड, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है फैड, एफईडी फैड, मतलब खिलाया, और थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं फैड, यानी कि खिला चुका है। फीड, फैड, फैड, फीडिंग, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म हो जाएगा फीडिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा फीड्स, ओके। फीड, फैड, फैड, फीडिंग, फीड्स। उसने अपने बच्चे को खिलाया, मतलब ये जो है ना, इसने अपने बच्चे को खिलाया। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी दे रखा है ताकि आप समझ जाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एकदम उसी के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर मिल जाएंगे। उसने अपने बच्चे को खिलाया, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलना सी फेड, पास्ट की बात करो ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। आप बोलना सी फेड हर चाइल्ड, सी फेड हर
चाइल्ड, मतलब उसने अपने बच्चे को खिलाया, शी फेड हर चाइल्ड। ओके, तो उस खिलाना यानी कि टू फीड, खाना ईट होता है, खिलाना यानी कि टू फीड। नेक्स्ट है तेल में भुनना। अभी आग में भुनना भी हम लोगों ने देखा था ना, आग में भुनना क्या था, जरा मुझे बताइए तो। आग में भुनना को इंग्लिश में मैंने क्या बताया था? जैसे मैंने बताया था ना, भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है, तो मैंने क्या बताया था? आग में भुनना यानी कि रोस्ट, ROST, रोस्ट, है ना। और तेल में भुनना, आग में भुनना अलग है, तेल में भुनना अलग है। आग में भुनना यानी कि आप चिकन को लटका देते हो और आग से वो भुनता है, लेकिन तेल में भुनना यानी कि आप जो फ्राइंग पैन लेते हो उसमें तेल डालते हो, फिर कोई सा भी अनियन हो गया या पोटैटोज हो गया, इसे आप भूनते हो, है ना। तो आप तेल में भुनना को क्या बोलोगे? फ्राई। ओके, तेल में भुनना यानी कि फ्राई। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है फ्राइड, FRIED। अब आप बोलोगे मैम वाई को आपने आई में क्यों बदल दिया? तो देखिए, इनकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसके लिए आपको मेरी रेगुलर वर्ब को याद करने की ट्रिक वाली वीडियोस को जरूर विजिट करना होगा। अगर आपको उसकी वीडियो नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसकी लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी। इरेगुलर, जो रेगुलर वर्ब होता है ना, ईडी वाले, वो भी बहुत कंफ्यूजन होता, उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है किसी फॉर्म में। देखिए, चलिए इसमें आपको पता चल गया वाई को हम लोगों ने आई में बदल दिया। ओके, कोई वर्ब होते हैं हेल्प, जैसे कि हेल्प का सिंपल होता है हेल्प उतार देते हैं और ईडी लगा देते हैं, है ना। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं, जैसे मान लो क्रॉप, ठीक है। अगर इसका सेकंड फॉर्म आप देखने जाओ, सेकंड फॉर्म में आपको डबल पी लगाने पड़ेंगे, क्रॉप्ड हो जाएगा, डबल पी लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन है ना। यहाँ पे आपने वाई को आई में बदल दिया। अब हर जगह वाई को आई में बदलते हैं क्या? हर जगह वाई को आई में बदलते हैं? नहीं, हर जगह नहीं होता है, वाई को नहीं चेंज करते हर जगह। हाँ, कहीं कहीं कुछ सिचुएशन में ही किया जाता है, सारे में नहीं किया जाता है। तो हर जगह वाई को आई में नहीं बदला जाता है। लेकिन कब कब वाई को आई में बदला जाता है? कब डबल लास्ट वाले वर्ड को डबल कर दिया जाता है, ये भी सब में बहुत कंफ्यूजन होती है। सिर्फ ईडी लगाने से काम नहीं चलता है, इसे समझना पड़ता है। तो इसकी भी याद करने की ट्रिक वाली वीडियो मैं बना रखी हूँ। अगर उसे एक बार आप देखते हो ना, तो आपको गारंटी, मैं गारंटी देती हूँ 500% की गारंटी देती हूँ, एकदम मक्खन की तरह आपको लगने लगेगा। क्योंकि वहां पे मैंने लिख लिख कर आपको बता रखी हूँ कि कैसे, कब वाई आई में बदलता है, कब लास्ट वाले लेटर को डबल किया जाता है। तो उसे जरूर देखिएगा। ओके, या फिर आप 30 डेज की कोर्स में चले जाओ। 30 डेज के कोर्स में 30 डेज के कोर्स में आपको 4, 5, 6 के लगभग आपको कोई डेज मिल जाएगा। उसमें आपको मिल जाएगा वर्ब्स। वो वर्ब्स में आपको रेगुलर, इरेगुलर दोनों मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। देखिएगा, आप 30 डेज की कोर्स में जाइएगा ना, दो आपको वर्ब्स वाली क्लास मिलेगी। एक तो आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ करवा रखी हूँ और एक ट्रिक वाली वीडियो। तो ट्रिक वाली आपको देखनी है। ओके, आलू को अच्छे से भून लो। अगर इसके सेकंड फॉर्म, इसके थर्ड फॉर्म भी लिख देते हैं फ्राइड। अगर आपको बोलना हो आलू को अच्छे से भून लो, तो आप कैसे बोलोगे? आलू को अच्छे से भून लो, हम बोलेंगे फ्राई द पोटैटोज वेल। फ्राई द पोटैटोज वेल यानी कि आलू को अच्छे से भून लो। अगर आपको बोलना प्याज को अच्छे से भून लो, तो आप बोलोगे फ्राई द अनियंस वेल। नेक्स्ट है हमारा रटना। रटना को बोला जाता है टू क्रैम, ठीक है। रटना, जैसे मान लो आपने पूरे साल इंजॉय किया और एग्जाम के एक दिन पहले अब पूरा रट रहे हो, देख रहे हो ना, रात भर आप रट रहे हो। तो सालों भर इंजॉय किया और एग्जाम के एक दिन आप पढ़ोगे, यानी कि आपको पूरा बुक रटना पड़ेगा। तो रटना को बोलेंगे क्रैम। ओके, इसकी सेकेंड फॉर्म आप देखने जाओ तो लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे। क्यों करेंगे वो आपको ट्रिक वाली वीडियो में पता चलेगी, ठीक है। यहाँ तो मैं बस आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आपको कितने वर्ड्स आते हैं, कितने नहीं आते हैं, ठीक है। क्रैम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्रैम्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा क्रैम्ड। क्रैम, क्रैम्ड, क्रैम्ड, क्रैमिंग, क्रैम्स। ओके, फोर्थ फॉर्म क्रैमिंग है, फिफ्थ फॉर्म क्रैम्स। रटना बंद करो। रटना बंद करो तो आप कैसे बोलोगे? अगर आपको बोलना हो रटना बंद करो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना स्टॉप। आप बोलना स्टॉप क्रैमिंग।
स्टॉप क्रैमिंग, रटना बंद करो, स्टॉप क्रैमिंग। अब जहाँ पे बंद करना यानी कि स्टॉप, और जहाँ पे स्टॉप, स्टार्ट, हेल्प, कीप ये सब आते हैं ना, उसके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो स्टॉप आ गया इसीलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया, क्रैमिंग, स्टॉप क्रैमिंग, रटना बंद करो, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ओके ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ब क्या है। ये सारे वर्ब्स आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। जैसे निगलना, अब निगलना क्यों कब यूज नहीं करते, हमेशा तो यूज होता है ना, कोई दवाई एक बार में निकल जाता है, बच्चे क्या होते हैं खाने एक बार में निकल जाते हैं, तो निगल जाना यानी कि टू स्वेलो, निगलना यानी कि टू स्वेलो, निगलना यानी कि स्वेलो। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्वेलोड, ईडी लग जाएगा स्वेलोड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा हमारा swallowed, swallow, swallowed, swallowed, okay, swelling, swallowing या swells। वह दवाई को एक बार में निगल गया, कैसे बोलोगे, वो दवा को एक बार में निगल गया। देख रहे हैं ना, इस लड़की को एक बार में दवा डाला इतने सारे और निगल गया, तो वो एक बार में ही दवा निगल गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही swallowed, he swallowed। ये पास्ट में बात कर रहे हैं ज्यादा सेंटेंसेस में, तो ही swallowed the medicine, he swallowed the medicine in one go, in one go यानी कि एक बार में ही। मैंने ये फ्रेजेस वाली क्लास में मैंने करवाया था, वो दवाई को एक बार में ही निकल गया, he swallowed the medicine in one go। ओके चलिए नेक्स्ट, लेकिन निगलना याद रखिएगा क्या होगा, swallow होगा। नेक्स्ट है चबाने को चबाते हैं ना, तो चबाना को बोला जाता है टू च्यू। देखिए इसे आप चू में भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर चू में भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, चू या च्यू, ठीक है, दोनों में प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे च्यूड, च्यू, च्यूड, च्यूड, च्यूइंग और चूज। ओके खाने को अच्छे से चबाकर खाओ, आपने बच्चे को एडवाइस दिया कि खाने को, मतलब आपने उसे बोला कि खाने को अच्छे से चबा कर खाओ, यानी कि आप ऑर्डर दे रहे हो, आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज कर रहे हो, आज्ञा सूचक वाक्य है, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम बोलेंगे च्यू द फूड, च्यू द फूड वेल, च्यू द फूड वेल मतलब खाने को अच्छे से चबा कर खाओ। ओके आगे नेक्स्ट है हमारा ढूंढना। ढूंढना के लिए टू लुक फॉर का यूज करेंगे, लुक फॉर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं टू सर्च। सर्च का मतलब भी ढूंढना होता है ना, ढूंढना खोजना, और लुक फॉर का भी मतलब होता है, ठीक है। तो ढूंढना के लिए लुक फॉर का भी यूज कर सकते हैं या फिर सर्च का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड फॉर, लुक्ड फॉर, लुक में ईडी लगा देंगे, लुक्ड फॉर, या फिर अगर सर्च यूज करना चाहते हो तो आपका हो जाएगा सर्च्ड, इसमें भी ईडी लग जाएगा। थर्ड फॉर्म भी हमारा लुक्ड फॉर हो जाएगा, और अगर आप सर्च का यूज करना चाहते हो तो इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे सर्च्ड, ईडी लग जाएगा। ओके आप क्या ढूंढ रहे हो, आप क्या ढूंढ रहे हो, तो आप बोल सकते हो व्हाट आर यू सर्चिंग भी यूज कर सकते हो, या फिर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, या फिर आप यूज कर सकते हो व्हाट आर यू सर्चिंग, व्हाट आर यू सर्चिंग, आप क्या ढूंढ रहे हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर या व्हाट आर यू सर्चिंग, आप क्या ढूंढ रहे हो, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपका लुकिंग फॉर हो जाएगा और सर्चिंग हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म आपका लुक्स फॉर हो जाएगा और सर्च हो जाएगा, सर्चेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है परोसना, खाना परोसना, तो परोसना को बोलेंगे टू सर्व, खाना परोसना। ओके परोसना को बोलेंगे टू सर्व, परोसना यानी कि सर्व। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईडी वाले वर्ब लग जाएंगे तो हम बोलेंगे सर्व। ई पहले से लगा हुआ था तो डी लगा दिए, डबल ई नहीं लगाएंगे। ई पहले से लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि डबल ई लगा देंगे, नहीं, अगर एक ही पहले से लगा हुआ है तो सिर्फ डी लगा हुआ, ठीक है। तो सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड, खाना लगा दो, सर्व, सर्व्ड, सर्व। अगर आपको बोलना हो खाना लगा दो तो आप क्या बोलोगे,
आप बोलना सर्व, सर्व द फूड, खाना लगा दो, सर्व द फूड, खाना लगा दो, सर्व द फूड। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, चुभाना। कोई होता है ना पिन चुभा देता है, इंजेक्शन चुभा देते हैं, इंजेक्शन चुभा देते हैं, या फिर कांटा चुभ जाता है, तो चुभाना को बोला जाता है टू प्रिक। रोहन प्रिक्ड, रोहन प्रिक्ड मी विद अ नीडल, विद अ नीडल, रोहन ने मुझे सुई चुभा दी, रोहन प्रिक्ड मी विद अ नीडल। अगर आप सुई की जगह इंजेक्शन का यूज करना चाहते हो कि रोहन ने मुझे इंजेक्शन चुभा दी, तो आप बोलोगे रोहन प्रिक्ड मी विद एन इंजेक्शन। ओके, तो इस तरह से यूज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निचोड़ना। कपड़े निचोड़ते हैं ना, कपड़े धोकर उसे निचोड़ते हैं, पानी निकालते, तो निचोड़ना को इंग्लिश में बोला जाता है टू रिंग। डब्लू को नहीं बोला जाता, ठीक है, डब्लू साइलेंट होते हैं, रिंग बोला जाता है, टू रिंग। ओके, निचोड़ना। ओके, अभी तक आपने काफी यूज करते होंगे निचोड़ना, लेकिन इंग्लिश वर्ड ना पता होने के कारण हम इसके इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो अब आप याद रखिएगा निचोड़ना यानी कि रिंग। सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ध्यान दीजिए, सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे रंग, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे रंग, रिंग रंग रंग, रिंग रंग रंग। ओके, कपड़े निचोड़ दो, कपड़े निचोड़ दो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे, आप बोलना रिंग द क्लोथ्स, कपड़े निचोड़ दो, रिंग द क्लोथ्स। ओके, तो निचोड़ना को क्या बोला जाता है? रिंग बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बहस करना। ये तो काफी लोगों की आदत होती है ना बहस करने की, तो बहस करना यानी कि टू आर्ग्यू, बहस करना यानी कि टू आर्ग्यू, बहस करना आर्ग्यू। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आर्ग्यूड, सेकेंड फॉर्म आर्ग्यूड, एंड थर्ड फॉर्म भी आर्ग्यूड। मेरे साथ बहस मत करो, मेरे साथ बहस मत करो, इसने कह दिया कि मेरे साथ बहस मत करो, बहुत बहस करती हो, तो मेरे साथ बहस मत करो, तो वो इंग्लिश में कैसे बोलेगा? आप ये बोलेगा डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारा बंद करना। काफी कॉमन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। बंद करना को टू क्लोज बोला जाता है। देखिए, बंद करना, टू क्लोज, शट का भी यूज करते हैं। दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, आप बोल सकते हो शट द डोर अगर आप क्लोज करते हैं, लेकिन अगर आप क्लोज का यूज करते हो तो ऐसे करना। शट का भी ऐसे होगा, शट द डोर यूज कर देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वीकार करना। स्वीकार करना यानी कि टू अप्रूव, टू अप्रूव मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्ट का भी यूज करते हैं ना स्वीकार करने के लिए, टू अप्रूव का भी यूज करते हैं। स्वीकार करना यानी कि अप्रूव। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अप्रूव्ड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अप्रूव्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा अप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूव, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। मैं तुम्हारी प्रेमिका को स्वीकार नहीं करता, मैं तुम्हारी प्रेमिका को स्वीकार नहीं करता, तो हम बोलेंगे आई डोंट अप्रूव, आई डोंट अप्रूव ऑफ योर गर्लफ्रेंड, ऑफ योर गर्लफ्रेंड। मैं तुम्हारी प्रेमिका को स्वीकार नहीं करता, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोल सकते हो आई डोंट अप्रूव ऑफ योर गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारी प्रेमिका को स्वीकार नहीं करता। तो स्वीकार करने के लिए एक्सेप्ट का यूज कर सकते हो, अप्रूव का भी यूज कर सकते हो। एक्सेप्ट अगर आप देख रहे हो तो एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ईडी लग जाएगा। ठीक है, आई डोंट एक्सेप्ट योर गर्लफ्रेंड का भी यूज कर सकते हो, या अप्रूव का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पटकना। पटकना यानी कि किसी को उठा के पटकना, ऐसा नहीं बोल रहे, कचड़ा वगैरह पटकना। जैसे हम कचड़ा वाला कचड़ा लेकर जाता है, कचड़ा को सही जगह पटको, आपको बोलना हो कचड़ा को सही जगह पटको, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना डंप, डंप द ट्रास, डंप द ट्रास इन द राइट प्लेस, इन द राइट
प्लेस। कचड़ा को सही जगह पटको तो हम बोलेंगे डम द ट्राश इन द राइट प्लेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो पटकना, कचड़ा पटकना आप याद रखिएगा क्या, टू डम। नेक्स्ट है सेकना, रोटी चपाती वगैरह सेकना, तो सेकना को बोलेंगे टू बेक। ठीक है, टू बेक, सेकना यानी कि टू बेक। जैसे ये सेक रही है ना, पाव रोटी सेक रहे हो या चपाती सेक रहे हो, तो सेक ही रहे हो यानी कि बेक। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बेक्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे बेक्ड। बेक, बेक्ड, बेक्ड। ओके, रोटी को हल्का सा और सेक दो। क्या बोल रहे हो आप, रोटी को हल्का सा और सेक दो, तो आप कैसे बोलना, आप बोलना बेक द चपाती, बेक द चपाती अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर। मतलब मान लो आपको चपाती किसी ने परोसा खाने के लिए, आपको हल्का कच्चा कच्चा सा लग रहा है, तो आप उसे बोले रोटी को हल्का और सेक दो, तो आप बोल सकते हो बेक द चपाती अ लिटिल मोर। अ लिटिल मोर यानी कि थोड़ा सा और। ठीक है, चलिए, तो सेकना आपको याद रहेगा, क्या हम बोलेंगे, टू बेक। ये कॉमन है, ये आप सभी को पता होंगे। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डूबना। डूबना यानी कि टू ड्रॉन, टू ड्रॉन, डूबना यानी कि टू ड्रॉन, डूबना यानी कि ड्रॉन। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रॉन। आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। ओके, ये सब आपके काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, लाइफ टाइम काम आएंगे। इनके बिना तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। कितना भी आप टेंसेस सीख लो, कितना भी आप मॉडल सीख लो, चाहे कितना भी आप कोई सा भी टॉपिक सीख लो, लेकिन विदाउट वर्क आपका कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है, ड्रॉन का सेकेंड फॉर्म ड्रॉन्ड, और थर्ड फॉर्म भी आपका हो जाएगा ड्रॉन्ड। ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड। वह लड़का तैरते समय नदी में डूब गया। देख रहे हैं ना, ये नदी में डूब रहा है, तो कई बार तैरते समय कोई डूब जाता है, तो वहां पर डूबना, डूबना, नदी वगैरह में डूब जाना, तो उसे कहेंगे ड्रॉन। ओके, तो आप इसे क्या बोलोगे, आप बोलना दैट, दैट बॉय डूब गया। पास्ट की बात करें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, दैट बॉय ड्रॉन्ड, दैट बॉय ड्रॉन्ड इन द रिवर, इन द रिवर while swimming, while swimming। तो हमारा सेंटेंस हो गया दैट बॉय ड्रॉन इन द रिवर while swimming, मतलब वो लड़का तैरते समय नदी में डूब गया। ये जो स्विमिंग है ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये भी आपका वर्ब है। स्विम, स्वैम, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स। गॉट इट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टपकना। टपकना को बोलते हैं टू ड्रिप। ठीक है, टपकना को क्या बोलेंगे, टू ड्रिप। ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रिप्ड। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रिप, ड्रिप, ड्रिप्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे ड्रिप्ड। अभी मैं आपको इस तरह से सिखा रही हूँ इमेज के साथ। इससे आगे और भी हम लोग बढ़ेंगे तो विदाउट इमेज के साथ भी मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ड्रिप, ड्रिप्ड, ड्रिप्ड। छत से पानी टपक सकता है, मतलब उसे ठीक करवा दो, छत से पानी टपक सकता है। ये जो आपका छत है उसे क्या हो रहा है, पानी टपक रहा है। तो पानी इस तरह से अगर आपको टपकता है छत से, तो वहां पर ड्रिप वर्ड का यूज करना। ठीक है, छत से पानी टपक रहा है तो हम बोलेंगे वाटर, वाटर कैन ड्रिप, वाटर कैन ड्रिप फ्रॉम द रूफ, फ्रॉम द रूफ। छत से पानी टपक सकता है, वाटर कैन ड्रिप फ्रॉम द रूफ। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है भीगना। भीगना को बोलते हैं टू ड्रेंच। देखिए, भिगाना, सॉरी भीगना, भिगाना, भिगाना को बोलते टू ड्रेंच। देखिए, अगर भीगा हुआ कोई बंदा होता है तो उसे हम वेट का भी यूज करते हैं। गीला कोई रहता है तो वहां पर वेट का भी यूज करते हैं, लेकिन कोई वर्ब नहीं होती है, ये कोई वर्ब नहीं होता है। अगर आप किसी को भिगा रहे हो, पानी से भिगा रहे हो, इसे मान लो इसके फ्रेंड ने भिगा दिया, तो भिगाना, भीगना नहीं, भिगाना को बोलते टू ड्रेंच। टू ड्रेंच याद रखिएगा, किसी को आप भिगा रहे हो तो ड्रेंच का यूज करोगे। ठीक है, भिगाना यानी कि ड्रेंच। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा
ड्रेंच्ड, सेकेंड फॉर्म ड्रेंच, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे ड्रेंच, ड्रेंच, ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड। मैंने रिया को पानी से भिगाया, मैंने रिया को पानी से भिगाया, तो मैं बोलूंगी आई ड्रेंच्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई ड्रेंच्ड रिया विद वाटर, विद वाटर। मैंने रिया को पानी से भिगाया, आई ड्रेंच्ड रिया विद वाटर। ओके, तो भीगना की बात नहीं हो रही, भिगाना, किसी को, किसी अदर पर्सन को भिगाना, यानी कि टू ड्रेंच। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा बनना, बनना, टू बिकम, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, कुछ भी बनना, तो बनना के लिए क्या यूज करेंगे, टू बिकम, बनना यानी कि बिकम। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बिकैम, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएंगे बिकम। ये बिल्कुल कम की तरह वर्क करता है, देखिए कम, कैम, कम। अगर आप कम का फॉर्म से याद करना चाहते हो तो इसी से हो जाएगा कम, कैम, कम, बिकम, बिकैम, बिकम। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, अगर आप बोल रहे हो मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। ओके, तो बिकम यानी कि बनना, और उसका सेकेंड फॉर्म बिकम, थर्ड फॉर्म बिकम, फोर्थ फॉर्म बिकमिंग, और फिफ्थ फॉर्म बिकम्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, टू स्वीप। ये तो हम घर में रोज करते हैं, तो ये इसकी इंग्लिश तो पता होना बहुत ही जरूरी है। झाड़ू लगाना यानी कि टू स्वीप, झाड़ू लगाना यानी कि स्वीप। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएंगे, सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी स्वेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, एकदम याद रखिए, ठीक है। घर में झाड़ू लगा दो, आपको बोलना हो घर में झाड़ू लगा दो, इसे इंग्लिश में आप बोलना स्वीप द हाउस, स्वीप द हाउस। घर में झाड़ू लगा दो, स्वीप द हाउस। या फिर आप बोल सकते हो मैं रोज झाड़ू लगाता हूँ, मैं रोज झाड़ू लगाता हूँ, आई स्वीप एवरी डे, ठीक है, आई स्वीप एवरी डे। मैंने झाड़ू लगाया, आई स्वेप्ट, मैंने झाड़ू लगाया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टालना यानी कि टू अवॉइड, किसी की बात को सुनकर अनसुना कर देना, ठीक है, किसी की बात को टालना, ठीक है, अवॉइड करना, टालना यानी कि अवॉइड। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अवॉइडेड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अवॉइडेड, एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे अवॉइडेड, अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड। मुझे टालने की कोशिश मत करो, मुझे टालने की कोशिश मत करो, मुझे टाल नहीं सकते, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोलना डोंट ट्राई टू अवॉइड मी, डोंट ट्राई टू अवॉइड मी, मुझे टालने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू अवॉइड मी। ओके, तो अवॉइड यानी कि टालना, सेकेंड फॉर्म अवॉइड, थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म अवॉइड, सेकेंड फॉर्म अवॉइडेड, थर्ड फॉर्म अवॉइडेड, फोर्थ फॉर्म अवॉइडिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म अवॉइड्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मोड़ना यानी कि टू बेंड, रॉड वगैरह को कोई होता है ना, एक ही बार में मोड़ देता है, तो मोड़ना को बोलेंगे टू बेंड, मोड़ना यानी कि बैंड। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बेंट, डी टी में बदल जाएगा बेंट, एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे बेंट, बैंड, बेंट, बेंट। इरेगुलर वर्ब, उसने आसानी से लोहे की रोड को मोड़ दिया, उसने आसानी से लोहे की रोड को मोड़ दिया, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही बेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर तोड़ दिया, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे he bent the iron rod easily, हम बोलेंगे he bent the iron rod easily, उसने आसानी से लोहे की रोड को मोड़ दिया। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे साथ प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा होगा, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज की ये क्लास, ठीक है।
मैंने कोशिश किया है कि वर्ब्स के फॉर्म हम याद तो कर लेते हैं लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसे सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्योंकि स्पीकिंग के लिए तो ज़रूरी है। स्पीकिंग के लिए वर्ब्स फॉर्म की याद करने की ट्रिक अगर आपको पता है तो आप इस तरह से उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरीके से तो इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा पहुंचना। पहुंचना के लिए टू अराइव, रिच का भी यूज करते हैं, REACH, ठीक है। टू अराइव या टू रिच, पहुंचना यानी कि अराइव, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अराइव्ड। अराइव्ड, मैं घर पहुंच गया, मैं घर पहुंच गया, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना आई हैव अराइव्ड होम, आई हैव अराइव्ड होम। पहुंचने के सेंस में रिच का भी यूज करते हैं, पहुंचने के सेंस में गेट का भी यूज करते हैं। अगर रिच का यूज करोगे तो आप बोलोगे आई हैव रिच्ड होम, रिच का सेकेंड फॉर्म रिच्ड, थर्ड फॉर्म भी रिच्ड, तो आई हैव रिच्ड होम। अगर आप गेट का यूज करते हो तो आप बोलोगे आई हैव गॉट होम, गॉट यानी कि सेकेंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किए, गेट, गॉट, गॉट। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है आरोप लगाना। ये तो आप लोगों में से अधिकतर स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा। आरोप लगाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू अलेज। आरोप लगाना को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, टू अलेज। ओके, जैसे आरोप लगाना, अलेज का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अलेज्ड। टू अलेज, अलेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा अलेज्ड। ओके, जैसे वकील ने उसके पिता पर आरोप लगाया। अगर आपको बोलना वकील ने उसके पिता पे आरोप लगाया तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना द लॉयर अलेज्ड, द लॉयर अलेज्ड हिज फादर, द लॉयर अलेज्ड हिज फादर, यानी कि उस वकील ने उसके पिता पर आरोप लगाया। अगर आप बॉय की पापा की बात कर रहे हो तो हिज, अगर गर्ल की पापा की बात करोगे तो हर का यूज करना, द लॉयर अलेज्ड हर फादर का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है संबोधित करना, यानी कि किसी को एड्रेस करना। टू एड्रेस मतलब किसी एक पर्सन को संबोधित करना, उस पे उसी के बारे में बताना, टू एड्रेस करना। ओके, जैसे इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एड्रेस्ड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। वैसे एड्रेस का मतलब होता है पता, किसी का पता है ना, लेकिन किसी को संबोधित करना भी एड्रेस हो गया। सेकेंड फॉर्म एड्रेस्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा एड्रेस्ड। एड्रेस्ड, उसने दर्शकों को संबोधित किया, उसने दर्शकों को संबोधित किया, तो हम बोलेंगे ही एड्रेस्ड द ऑडियंस। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही एड्रेस्ड द ऑडियंस, यानी कि उन्होंने दर्शकों को संबोधित किया। ओके, तो संबोधित करना यानी कि एड्रेस करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारी त्याग देना। त्याग देना को बोलेंगे टू अबंडन। ओके, सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे अबंडेंट, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे अबंडन। ठीक है, अबंडन एंड अबंडेंट। ओके, उसने मुझे छोड़ दिया, तो हम बोलेंगे सी अबंडेंट मी, मतलब उसने मुझे छोड़ दिया, सी अबंडेंट मी। ठीक है, त्याग देना यानी कि अबंडन, रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट है दांत से काटना। काटना कई तरह से होता है, मैंने इस पे अलग से वीडियो बना रखी हूँ ना, वीडियो सेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा। सब्जी काटना, पेड़ काटना, दांत से काटना, फोन काटना, नाम काटना, जिंदगी काटना, ये सब काटना अलग अलग वर्ड का यूज किया जाता है। वैसे ही दांत से काटना को बोला जाता है टू बाइट। अगर आपको काटना पे बेस्ड वीडियो चाहिए ना, तो वीडियो सेक्शन में जरूर जाइएगा, वो वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चल पाएगा कि काटने के लिए कौन कौन से वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दांत से काटने की अगर बात करोगे तो बाइट का यूज करना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बिट एंड बिटन, बाइट, बिट, बिटन।
कुत्ते ने मुझे अपने दांत से काट दिया, कुत्ते ने मुझे अपने दांत से काट दिया, तो हम बोलेंगे द डॉग bit me with its teeth। हम बोलेंगे द डॉग बिट मी विथ इट्स टीथ, यानी कि कुत्ते ने मुझे अपने दांत से काट दिया। ओके, तो दांत से काटने याद रखिएगा क्या यूज करेंगे, टू बाइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बकवास करना। बकवास करना यानी कि टू बैबल, ठीक है, बकवास करना यानी कि फालतू बातें करना, टू बैबल। बकवास करना यानी कि बैबल, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बैबल्ड, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बैबल्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे बैबल्ड, बैबल्ड। जैसे वो बहुत बकवास करती है, वह बहुत बकवास करती है, किसी की आदत होती है ना फालतू बातें करने की, तो आप बोल रहे हो वो बहुत बकवास करती है, तो आप बोल सकते हो सी babbles, फिफ्थ फॉर्म का यूज किए, ठीक है। सी babbles a lot, सी babbles a lot यानी कि वो बहुत बकवास करती है। नेक्स्ट है हमारा सूजना। सूजना को इंग्लिश में बोलते हैं टू स्वेल, सूजना यानी कि टू स्वेल, सूजना यानी कि स्वेल। जैसे कोई कीड़ा वगैरह काट देता है तो पैर क्या होता है, सूज जाता है, तो स्वेल का यूज करेंगे। इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे स्वेल्ड, एक मिनट, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे स्वेल्ड, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएंगे स्वॉलन, ठीक है। ईडी देखिए, इसमें ईडी लगा, इसमें ईएन लगा है, तो ये थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। स्वेल्ड, स्वॉलन। कीड़े के काटने से शरीर सूज जाता है, कीड़े के काटने से शरीर सूज जाता है, इस लड़की के पैर सूज गए हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे द बॉडी स्वेल्स, द बॉडी, एक मिनट, द बॉडी swells due to insect bite। कीड़े के काटने से, या फिर आप इस यहाँ पर इंसेक्ट स्टिंग का यूज कर सकते हो, कीड़े काटने यानी कि स्टिंग का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। द बॉडी स्वेल्स ड्यू टू इंसेक्ट स्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पीसना, मसाला वगैरह पीसना यानी कि टू ग्राइंड, पीसना यानी कि टू ग्राइंड। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्राउंड, जिसमें आप खेलते हो ना, आप याद रखिएगा, ग्राउंड में हम खेलते हैं, तो याद रखिएगा पीसना का सेकेंड फॉर्म भी ग्राउंड ही होता है, ग्राइंड, ग्राउंड, एंड थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड, ग्राइंड, ग्राउंड। सारे मसालों को एक साथ पीस दो, आपने बोला सारे मसालों को एक साथ पीस दो, तो आप बोलोगे ग्राइंड all the spices, together। सारे मसालों को एक साथ पीस दो, ग्राइंड ऑल द स्पाइसेस टुगेदर, ओके। तो याद रखिएगा पीसना यानी कि ग्राइंड, सेकेंड फॉर्म ग्राउंड, थर्ड फॉर्म ग्राउंड, फोर्थ फॉर्म ग्राइंडिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म ग्राइंड्स, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ओके। तो नोट्स मत बनाइए। डुबकी लगाना यानी कि टू डाइव, तो डुबकी लगाना यानी कि टू डाइव। अगर सेकेंड फॉर्म देखने जाओ तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डॉव, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएंगे डाइव, ठीक है। डाइव, डॉव, डाइव। हम नदी में रोज डुबकी लगाते हैं, तो हम बोलेंगे वी डाइव इन द रिवर, वी डाइव इन द रिवर एवरी डे, मतलब हम नदी में रोज डुबकी लगाते हैं, ठीक है। तो डुबकी लगाना यानी कि डाइव। नेक्स्ट
नेक्स्ट डुबोना, डुबोना यानी कि टू डिप। जैसे ग्लास में पानी होता है या कि कहीं पे पानी गिर जाता है तो हम उंगली ऐसे डुबोते हैं ना। यहाँ पर देखिए लड़का पानी में उंगली डुबो रहा है ना, तो उंगली जो आप ऐसे डुबाते हो हल्का सा आपका डूब जाता है उंगली, तो वहाँ पे, या फिर नदी के किनारे आप बैठे रहते हो और पैर नीचे कर लेते हो तो पैर आपका नदी में डूब जाता है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो डिप। डूब जाना एक मतलब एकदम अचानक से डूब जाना, उसमें पानी में एकदम डूब जाना, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, डूबना, यानी कि हम यूज़ किए डूबना यानी कि अचानक से आप डूब जाते हो, वहाँ पे आप यूज़ करना ड्राउन का। लेकिन आप उंगली डुबाते हो, अपनी मर्जी से डुबाते हो, तो वहाँ पर डिप वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डिप्ड, डबल पी हो जाएगा, ठीक है, डिप्ड। एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे डिप्ड, ठीक है, डीप, डिप्ड, डिप्ड। पानी में अपनी उंगली मत डुबाओ, पानी में अपनी उंगली मत डुबाओ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, एक मिनट, आप बोलना डोंट डीप योर फिंगर, डोंट डीप योर फिंगर इन द वाटर, इन द वाटर। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डोंट डीप योर फिंगर इन द वाटर, यानी कि पानी में अपनी उंगली मत डुबाओ। ओके, तो डीप, डिप्ड, डिप्ड। नेक्स्ट है हमारा याद दिलाना, यानी कि टू रिमाइंड, याद दिलाना यानी कि टू रिमाइंड। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रिमाइंडेड, रिमाइंडेड। एंड थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे रिमाइंडेड, रिमाइंड, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड। जैसे तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू रिमाइंड, you remind me of my brother, of my brother। तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, you remind me of my brother। ओके, मतलब किसी को देखकर अचानक आपको कुछ याद आ जाता है, अरे हाँ इसे तो मैंने कहीं देखा था, ये तो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी है, ये तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। तो मतलब किसी को कुछ याद दिलाना यानी कि रिमाइंड करना, और याद करना यानी कि रिमेंबर, और लिखने पढ़ने वाला याद करना यानी कि लर्न, सीखना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दर्द होना, दर्द होना यानी कि टू पेन, दर्द होना यानी कि टू पेन, दर्द होना यानी कि पेन। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा पेन्ड। एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे पेन्ड, पेन, पेन्ड, पेन। जैसे कल से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कल से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप बोलोगे माई हैंड, माई हैंड इज पेनिंग, माई हैंड इज पेनिंग, पेनिंग सिंस yesterday, सिंस yesterday। आप बोलना माई हैंड इज पेनिंग सिंस yesterday, मतलब कल से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ओके, तो दर्द होना यानी कि टू पेन, जरूरी नहीं कि हाथ में ही दर्द, कहीं भी दर्द हो सकता है। ओके, चोट लगना यानी कि टू हर्ट, चोट लगना यानी कि टू हर्ट। इसका सेकेंड फॉर्म भी हो जाता है हमारे हर्ट, एंड थर्ड फॉर्म भी होते हैं हमारे हर्ट, यानी कि हर्ट, 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 ठीक है। उसका दिल मत दुखाओ, उसका दिल मत दुखाओ, तो आप बोलोगे डोंट हर्ट, डोंट हर्ट हिम, डोंट हर्ट हिम। उसका दिल मत दुखाओ, डोंट हर्ट हिम, तो हर्ट, 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 हर्टिंग, हर्ट्स। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से अगर वर्ब्स की फॉर्म की वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे वर्ब्स फॉर्म को याद करने की ट्रिक वाली वीडियोस को ज़रूर विजिट कीजिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पे कन्फ्यूज़न है या फिर आप हमें 30 डेज़ लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।